हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने फिटनेस चैनल के ऊपर जिसका नाम है आदित्य नाथावत। आज मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से एक बिगनर नया व्यक्ति जब जिम जाता है तो उसे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, और जिससे कि वो इसके अंदर भी हम 2 पार्ट में अलग अलग बताएंगे आपको, जो सीरीज़ के रूप में होगा, फर्स्ट और सेकंड। जिस पहली सीरीज़ में हम ये बताएंगे आपको कि जो नया व्यक्ति जब जिम जाता है फर्स्ट टाइम तो वो किस प्रकार से वर्कआउट करेगा और किस प्रकार से वो अपना वर्कआउट वहाँ करके और अपना वेट गेन कर सकता है। और जो दूसरी सेकंड सीरीज़ होगी उसमें बिगिनर किस प्रकार से जिम स्टार्ट करके और अपना वेट लूज़ कर सकता है, उस पैटर्न को हम आपको सेकंड सीरीज़ के अंदर बताएंगे। बेसिकली दोस्तों, दोनों वर्कआउट्स के अंदर फ़र्क है, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में दिखाएंगे आपको। जो वेट लूज़ करने जा रहा है बिगिनर उसका अलग रहेगा, और जो वेट गेन करने के लिए जा रहा है बिगिनर उसको अलग तरीके से वर्कआउट हम बताएंगे। अब आप लोग किस प्रकार से इसके अंदर वर्कआउट करेंगे या किस प्रकार की आपकी डाइट रहेगी, ये हम आपको बताएंगे आपके फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले हम बिगनर्स को इसके अंदर जब जिम जाते हैं तो सबसे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप करने के बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करें। वार्म अप के अंदर सबसे पहले हमें जो वर्कआउट करना चाहिए वो करना चाहिए, हमें क्लॉकवाइज हाथ को घुमाना चाहिए 20 टाइम्स। ये हमने 20 टाइम्स अगर उसको घुमाएंगे तो ये शोल्डर के लिए बड़ा अच्छा वर्कआउट है। शोल्डर का मूवमेंट और शोल्डर की मसल्स को हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वर्कआउट हो, चाहे बाइसेप्स हो, चाहे शोल्डर हो, चाहे आप चिनअप्स कर रहे हो, चाहे आप पुशअप्स कर रहे हो, सब जगह शोल्डर की मसल्स का यूज़ होता है, तो उसका वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसको हमें घुमाना है। उसके बाद हमें दूसरा हाथ है उसको भी सेम 20 टाइम्स क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज दोनों को मूव करना है। फिर दोनों हाथों को एक साथ 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करना है, घुमाना है। ये होने के बाद उसके बाद हमें अपने हाथ को फ्लाइज करनी है। डंबल हाथों को लाइट डंबल्स के साथ भी कर सकते हो आप ये चीज़, और वैसे भी कर सकते हो, फ्री हैंड्स भी कर सकते हो। तो कैसे करना है उसके अंदर, काफ़ी लोग इसको ऐसे करते हैं, बिल्कुल नीचे आके छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल टाइट रखना है हाथ को, या आपके कंट्रोल में चलेगा बिल्कुल। और ऊपर आने के बाद ऐसा नहीं कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ तक ही आएगा, पैरेलल आएगा शोल्डर के, तब आपके मसल्स पे प्रॉपर लोड आएगा और वार्म अप ढंग से होगा। उसके बाद आपको करना है फ्रंट के अंदर आपको अपने हाथों को इस प्रकार से मिलाना है। अब इसमें भी काफ़ी लोग इसको ऐसे करते हैं, बहुत इजी गोइंग बात करते करते, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने हाथ को कंट्रोल वे में यहाँ लाना है क्लोज, और बॉडी के पैरेलल लाके यहाँ रोकना है। तो आप जब यहाँ लेके आ रहे हैं और जब वापस जा रहे हैं तो रोक रहे हैं, तो दोनों टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी लग रही है उन दोनों से ही मसल्स पे लोड आ रहा है और दोनों जगह आपका ढंग से वार्म अप हो रहा है। इसी प्रकार से अब इसको हम ओवरहेड यानी सिर के ऊपर ले आके हाथ को मिलाएंगे, तो उसके अंदर भी हम हाथ को यहाँ लेके आएंगे, ना कि यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा। ये भी 20 टाइम्स करना है हमको, ठीक है। इसके बाद हमें इंटरनल मसल्स के वार्म अप करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके अंदर हमें अपना ये वाला मूवमेंट्स करना चाहिए जिसके अंदर कि हम कोई चीज़ को घुमा रहे हैं या खोल रहे हैं, इस प्रकार से दोनों साइड, बोथ साइड, पैरेलल साइड भी, फ्रंट साइड भी एंड अपर साइड। तो ये बहुत अच्छा, इसके अंदर आपके जो अंदर मसल्स होती है छोटी छोटी, उनका प्रॉपर वर्कआउट होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। इसके बाद हमें हमारे पैरों को खोल के इसको टच करना होता है, जो हमें 20 टाइम्स करना होता है लगभग। इससे हमारा शोल्डर और मिडिल शोल्डर और हमारे लेग्स मसल्स का ढंग से वार्म अप होता है, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें ये मिलिट्री रन कर सकते हो, या जिन लोगों की एज ज़्यादा है या जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। इसके अंदर मिलिट्री रन में क्या होता है कि आपका लेग्स जितना ऊपर आ सकता है उतना ऊपर आपको लेके आना होता है, ऐसे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। उसके बाद आप इसको क्रॉस लेग्स, जैसे हम फुटबॉल में पास देते हैं, उस प्रकार से हमें ये करना होता है। ये हमारे साइड लेग्स मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, जो अधिकतर लोगों की 90% लोगों की स्टिफ रहती है। इसके लिए हमें ये वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार से। ये भी हमें 20 टाइम्स करना होता है। इसके बाद हमें जंप वाला वर्कआउट करना होता है। इसके अंदर हमारे एब्डोमेन मसल्स की, स्टमक के मसल्स की, हमारे काफ मसल्स की, थाइस की प्रॉपर तरीके से वार्म अप होता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें एक प्रॉपर वर्कआउट वार्म अप करना होता है, जिसके अंदर कि हमारे शोल्डर मसल्स, बैक मसल्स और लेग मसल्स इंक्लूड होनी चाहिए।
वार्म अप करने के बाद हमको स्ट्रेचिंग वर्कआउट भी करने चाहिए और ये ड्यूरिंग वर्कआउट भी चलेगा। इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है, तो हम अपना वर्कआउट अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो बॉडी पंप हो जाती है या बॉडी में स्टिफनेस हो जाती है, तो हमें ये दिक्कत आती है कि हम अपना नेक्स्ट जो सेट कर रहे हैं वो ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए हमको स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेचिंग कैसे करनी है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेचिंग करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स होते हैं। जैसे कि हम शोल्डर का अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो शोल्डर वर्कआउट के अंदर हमें इस प्रकार से हाथ को स्ट्रेच करना चाहिए। ये छोड़ दिया, फिर वापस हमने प्रेस किया, फिर हमने इसको प्रेस किया, तो इस प्रकार ये जो आपकी आउटर शोल्डर और पूरा जो मिडिल शोल्डर और आपका फ्रंट शोल्डर है, इसकी पूरी स्ट्रेचिंग होती है। इसी प्रकार दूसरे हाथ से करेंगे हम स्ट्रेचिंग। जितना ज़्यादा इसको ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता पड़े स्ट्रेचिंग तो हो नहीं रही है और आपकी इंजरी आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से जितना जहाँ तक आप ला सकते हैं उतना लाना है। धीरे धीरे आपका हाथ और ज़्यादा स्ट्रेच होने लग जाएगा समय के साथ साथ। इसी प्रकार से अगर हम ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग करेंगे तो ट्राइसेप्स के अंदर हमको हमारा एल्बो ऊपर लेके जाएंगे और हमको सिर्फ इस कोहनी को पकड़ के खींचना है और हमारा कंप्लीट ट्राइसेप्स का स्ट्रेचिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरा हाथ का भी करना है। चेस्ट वर्कआउट के अंदर जब हम स्ट्रेचिंग करें, हम किसी भी एंगल जो ऊपर की तरफ इस प्रकार से एंगल बना हुआ हो उस पर हम हाथ रखेंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो कंप्लीट आपका चेस्ट स्ट्रेच होगा। इसी प्रकार से आपका दूसरे हाथ को आप स्ट्रेच करेंगे और ये पूरी मसल्स आपकी स्ट्रेच हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आप बाइसेप्स करते हो तो काफ़ी लोग कहते हैं कि बाइसेप्स करने से हमारे हाथ फुल हो गए हैं, अब हमारा हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। तो उन्हें ड्यूरिंग वर्कआउट ऐसे लोगों को अगले सेट करने के लिए, तैयार होने के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमें क्या करना है कि हमारे इस हाथ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, यानी ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो आपका ये वाला मसल स्ट्रेच होगा और ये रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा तो आप अगला वर्कआउट बहुत आराम से कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे हाथ को स्ट्रेच करना है और इसके अलावा आप इस प्रकार से भी स्ट्रेच कर सकते हैं इसको, मसल्स को, बाइसेप्स को इस प्रकार से भी स्ट्रेच कर सकते हैं या किसी चीज़ के ऊपर रख के भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको जब हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो लेग्स के वर्कआउट के अंदर हमको यहाँ से पकड़ के पूरा स्ट्रेच करना होता है, तो इसमें हमारा कंप्लीट पूरा फ्रंट लेग का स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसी प्रकार से हमको दूसरे लेग्स को भी स्ट्रेच करना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सबसे जो टो होती है, पैर की सबसे लोअर हिस्सा होता है, पंजा होता है, वहाँ से पकड़ के इसको स्ट्रेच करना होता है और हल्का सा जब आप पीछे खींचोगे तो अपने आप स्ट्रेचिंग हो जाएगी इस आगे फ्रंट वाले पार्ट की। इसी प्रकार से हमें हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर भी क्या करना होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर हमें हाथ को नीचे लेके जाना होता है इस प्रकार से, तो हमारा पूरा हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेचिंग हो जाता है। इसको थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक पैर को और आगे ले जाइए, फिर इसी प्रकार से दूसरे पैर को आगे ले जाइए, तो और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेचिंग आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लेग्स की स्ट्रेचिंग करनी है, आपको चेस्ट की करनी है, बाइसेप्स की करनी है, लेकिन जब बैक की करनी हो तो बैक का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे करनी है स्ट्रेचिंग, बैक वर्कआउट की जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो हम ड्यूरिंग वर्कआउट भी करते रहेंगे साथ साथ, और इसके बाद वर्कआउट के बाद भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, हमें यहाँ से दोनों हाथों से इसको पकड़ना है, हल्के से घुटने मोड़ने हैं और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। जैसे एक बार पूरा खींचा, फिर रिलैक्स, फिर अगेन वापस स्ट्रेच किया, रिलैक्स, अगेन स्ट्रेच किया, रिलैक्स, इस तरह से। फिर एक हाथ से भी हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, फिर अगर हम हाथ चेंज करके दूसरे हाथ से स्ट्रेचिंग करेंगे, इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे ऊपर कोई एंगल बना हुआ है तो उस पर भी हम इस प्रकार से लटक के इसको स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो इसमें पूरा आपका ये साइड विंग्स और पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रेचिंग को हमें रेगुलर करना चाहिए। थैंक यू। वेट गेन के लिए जो बिगनर्स जिम जाते हैं उन्हें क्या क्या वर्कआउट करने चाहिए वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें पुशअप्स वर्कआउट करने चाहिए जो चेस्ट के लिए, चेस्ट की मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और उससे हमारी शोल्डर की और ट्राइसेप्स की और बाइसेप्स की भी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। उसके बाद हमको करना चाहिए मशीन के ऊपर बेंच प्रेस एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि हम फ्री वेट नहीं कर सकते। बिगनर्स को स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल सपोर्ट वाली मशीन या जिसपे मशीन्स पे करना चाहिए, जिससे कि वो सेफ्टी के साथ वर्कआउट कर पाए। दोस्तों, पुशअप्स वर्कआउट किस प्रकार से होता है आप देखिए। ये पूरा आराम से जाना है हमको नीचे, बिल्कुल आराम से, और एक ही स्पीड के साथ हमें ऊपर आना है और उसी स्पीड के साथ हमें नीचे जाना है। अच्छा, बिगनर्स से अगर ये वर्कआउट नहीं होता है तो वो अपना घुटनों का भी सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो
नए होते हैं, उनकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि पूरी बॉडी का वेट को लिफ्ट कर पाए, तो वो अपने घुटनों का सपोर्ट लेके भी इस प्रकार से दोनों घुटने मोड़ के बेंड कर लें और इस प्रकार से भी पुशअप्स कर सकते हैं। और हाथों की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए शोल्डर से बाहर की तरफ, आपके शोल्डर से बाहर की तरफ हो और शोल्डर के एकदम एकदम सीध में होना चाहिए दोनों हाथ, और उसके बाद आपको पुशअप्स करना है इस प्रकार से। दोस्तों, बिगिनर्स को सबसे पहले चेस्ट का वर्कआउट जो है वो मशीन पे करना चाहिए, क्योंकि मशीन पे इसलिए बोलना चाहता हूँ कि हर जिम में बिगिनर्स के लिए मशीन होती है और मशीन पे वो सेफ्टी से अपनी एक्सरसाइज को शुरू कर सकता है बिना किसी सपोर्ट के, और वो उसमें किसी भी तरह की चोट लगने की संभावना कम से कम होती है। इसलिए हमको सबसे पहला वर्कआउट जो करना है वो मशीन पे करना है। कैसे करना है आइए देखिए। इस प्रकार से दोस्तों मशीन पे चेस्ट प्रेस करनी है। इसके अंदर जब हम नीचे आ रहे हैं तो हमें सांस इन लेनी है, इनहेल करनी है, और जब हमें पुश करते हैं, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो हमें रिलीज करनी है। इस प्रकार से हमको सांस लेने का भी ध्यान रखना है और पूरा फुल स्ट्रेच करना है अपने हाथों को, जिससे कि चेस्ट की मसल्स पूरी स्क्वीज हो सके ये और पूरी स्ट्रेच हो सके और हमारा चेस्ट अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। दोस्तों, इसके बाद हमारा वर्कआउट आता है बाइसेप्स का वर्कआउट। बाइसेप्स का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। ऐसा कोई वर्कआउट नहीं है जिसके अंदर कि बाइसेप्स हमारे मसल्स काम में नहीं आती हो, और बाइसेप्स का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं बाइसेप्स को इम्प्रूव करना, वो चाहते हैं कि उनकी फिटिंग टी शर्ट वगैरह उनकी अच्छी लगे, और बाइसेप्स की मसल्स को बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनकी बाइसेप्स अच्छी हो जाए। तो ये किस प्रकार से आप बाइसेप्स को अच्छी कर सकते हैं, उसको करने का तरीका क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। डंबल को जब आप लिफ्ट करेंगे तो उसका एल्बो का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि अपने एल्बोज को मूव करते हैं, नहीं करना है। आपको 90 का एंगल बनना चाहिए जब आप बाइसेप्स करते हैं, तो जिससे कि आपका मैक्सिमम बाइसेप्स पंप हो सके। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही तरीका ये है। अगर आप एल्बो हिलाएंगे अपना तो बाइसेप्स की मसल्स पे लोड नहीं आएगा। तो सही तरीके के लिए आपको बाइसेप्स के मसल्स को एक जगह ज़्यादा स्क्वीज करने के लिए 90 का एंगल बनाना पड़ेगा, और एल्बो बिल्कुल नहीं हिले, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों। इस प्रकार से आपको बाइसेप्स करनी है। दोस्तों, बाइसेप्स के वर्कआउट के बाद अब हम करेंगे ट्राइसेप्स का वर्कआउट। ट्राइसेप्स बाइसेप्स का ही पार्ट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी व्यक्ति को बाइसेप्स बड़ा करना है तो उसको ट्राइसेप्स पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइसेप्स की मसल्स ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू बाइसेप्स की मसल्स, और बाइसेप्स को खूबसूरत और अच्छा करने के लिए आपको ट्राइसेप्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और ट्राइसेप्स का वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग में पुली प्रेस डाउन बेस्ट वर्कआउट है उसके स्टार्ट करने के लिए। तो ये कैसे करते हैं दिखाता हूं मैं आपको। सेम उसके अंदर भी हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और एल्बो के मूवमेंट नहीं होने चाहिए। आपका ये एल्बो है ये बिल्कुल इधर हिलना नहीं चाहिए, इधर से उधर। इसको फिक्स रखना है एक जगह, और मसल्स को स्क्वीज करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए आपको पूरा प्रेस करना है, और बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना है। कैसे? इस प्रकार से। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से ये ट्राइसेप्स करना बहुत आसान है, और इसको बिल्कुल तरीके पे आपको फोकस करना है, क्योंकि सही तरीके से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो एक बिगिनर को आगे जाने के लिए, एक इंटरमीडिएट, मीडिएट और एडवांस कोर्स पे जाने के लिए अपने मसल्स को मजबूत करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज के अंदर, और ये वर्कआउट सही करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे शोल्डर वर्कआउट। शोल्डर वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये हर वर्कआउट में हमारी शोल्डर की मसल्स काम में आती है। और इसको करते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको सपोर्ट लेने के लिए अगर कोई बेंच मिल जाए स्टार्टिंग में, अगर आपके पास है तो आप सब कोशिश करें कि सपोर्ट वाली बेंच मिल जाए। जैसे कि मेरे को अभी सपोर्ट मिला हुआ है इस बेंच का, इस प्रकार से। और अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और करना कैसे है इसका तरीका जो है आप देखिए। दोनों डंबल्स को आपको शोल्डर के एजेस पे लेके आना है, बिल्कुल किनारे की तरफ। ज़्यादा नज़दीक लेके नहीं आना है और ना ज़्यादा दूर लेके जाना है। ये जो आपके शोल्डर हैं उसके किनारे पे रहेंगे, और इस प्रकार से आपको इसको
प्रेस करना है। और इसको आराम से, बिल्कुल आराम से नीचे लेके आना है और इजीली इसको अपने थाइस की मसल्स पे रख लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, डंबल्स को लिफ्ट करना और लिफ्ट करने के बाद वापस रखना सावधानी से, ये बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोगों को चोट वर्कआउट के टाइम डंबल्स को रखते हुए या उठाते टाइम चोट आती है और वो कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे बैक का वर्कआउट। बैक की मसल्स काफ़ी बड़ी मसल्स होती है और इससे हमारा वी शेप डेवलप होता है, जो बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। और हमें किस प्रकार से इस वर्कआउट को करना है, आइए देखिए। इस वर्कआउट के अंदर भी हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस स्पीड से हम नीचे आ रहे हैं उसी स्पीड से हमें ऊपर भी जाना है। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में एक्सरसाइज करते हैं और झटके से छोड़ देते हैं। इस प्रकार के वर्कआउट करने से हमें चोट लग सकती है, तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। जिस स्पीड से हम नीचे आ रहे हैं उसी स्पीड से हम ऊपर जाएं और प्रॉपर तरीके से हम पूरी मसल्स को स्ट्रेच करें, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मसल्स में हो सके और हमारी बॉडी अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। दोस्तों, लोअर बॉडी के लिए हम वर्कआउट करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे लेग्स का वर्कआउट। और जब आप इनिशियल स्टेज में, आप फर्स्ट टाइम आप जिम जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आप फ्री स्क्वाट से स्टार्ट कर सकते हैं इस वर्कआउट को, जिसके अंदर कि आपका पूरी बॉडी का वेट आपको लिफ्ट करना होगा एक तरह से। और ये किस प्रकार से होता है, आइए देखिए। शोल्डर की चौड़ाई में इसको आपको पैर को खोलना है और वी शेप बनानी है। हल्के से पंजे बाहर की तरफ होंगे और पैर हमेशा शोल्डर जितने चौड़े हैं उतनी चौड़ाई में आपके पैर खुलेंगे। और आपको बैठते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपके हिप्स पहले जाएंगे और उसके बाद आप बैठेंगे आराम से। इस प्रकार से आपको ये फ्री स्क्वाट करना है। ये ध्यान रहे कि आपके घुटनों पे जोर नहीं आना चाहिए, कभी भी इस तरह से ना बैठे। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि उनके घुटने पे जोर आता है। घुटने पे कभी जोर नहीं आना चाहिए, हमेशा पीछे की तरफ आपको, फर्स्ट आपकी कमर और हिप्स पीछे जाएंगे, फिर आपको बैठना है जैसे कि आप चेयर पे बैठते हैं नॉर्मल तरीके से, इसी प्रकार से। इस प्रकार से सबसे पहले आपका हिप्स और आपकी कमर पीछे की तरफ होगी हल्का सा, और उसके बाद आप बैठेंगे इस प्रकार से। और आपको पूरा सीधा नहीं होना है, 90% तक आपको स्ट्रेट होना है, बिल्कुल पैर स्ट्रेट नहीं करने, हल्के से बेंड रहेंगे इस प्रकार से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है लेग्स का। लेग्स अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉडी का 50% पार्ट है, तो आपकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी बॉडी की और आप बहुत जल्दी जल्दी जिम के अंदर अपनी बॉडी को इंप्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लेग्स के वर्कआउट पे ध्यान दें। जो वेट गेन है उसके अंदर जो हमारे रिपीटेशंस रहेंगे वो रहेंगे 10, 8 और 6। अगर हम वजन बढ़ाते जाएंगे और अपने रिपीटेशंस कम करते जाएंगे तो ये हमारे वेट गेन प्रोग्राम के अंदर आएगा। और अगर हम वेट लूज कर रहे हैं सेम वर्कआउट के अंदर तो हमारे जो रिपीटेशंस हैं वो हो जाएंगे 15, 12 और 10। और इसके साथ साथ डाइट चार्ट के अंदर भी फर्क है। इसके अंदर वेट गेन पे जा रहे हैं और वेट लूज पे जा रहे हैं, तो वेट गेन के लिए डाइट चार्ट अलग होगा और वेट लूज के लिए अलग होगा। तो दो चीज़ें दोस्तों है इसके अंदर कि अगर आपका डाइट चार्ट वेट लूज के लिए है या वेट गेन के लिए है बिगिनर प्रोग्राम के अंदर, और साथ साथ आपके रिपीटेशंस ज़्यादा हैं या कम हैं। अगर ज़्यादा हैं तो वो वेट लूज के लिए है और अगर कम है तो वो वेट गेन के लिए है। थैंक यू वेरी मच। बिगिनर्स वर्कआउट के अलावा कुछ बातों का और ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नींद लेना। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आप सोएंगे प्रॉपर तरीके से तो आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छी होगी। सेकंड थिंग ये है कि आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होना चाहिए, यानी कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आपके कम से कम 5 से 6 छोटे छोटे मील होने चाहिए जिसके अंदर कि आपको वैरायटी ऑफ फूड मिल पाए खाने के लिए। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए आप अपने वीडियोस को देखें या अपने कोच की मदद लें, जो आपको हमेशा आपको बूस्ट रखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।